हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवनिंग स्टडी। आप लोगों का स्वागत है हमारे इवनिंग स्टडी प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले जो हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम दूसरा टॉपिक जो कि मिरर से रिलेटेड होगा। यदि आपने मेरे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आज मिरर के बारे में। हम लोग सुनते हैं बहुत दर्पण क्या होता है, हम लोग जानते भी हैं, लेकिन आज उसके बारे में हम इमेजेस के बारे में और वो कितने टाइप्स के प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि देख रहे हैं आप मिरर दर्पण, तो दर्पण को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। अब देखिए, एक जो होता है वो समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। और हम लोग उत्तल अवतल सुनते हैं, लेकिन वो गोलीय का ही टाइप्स होता है। गोलीय दर्पण को ही दो प्रकार के दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अब हम उसको पहचाने कैसे कि वो उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है। इसमें सिंपल सा हम देख करके उसको या फिर टच करके हम बता सकते हैं कि वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो देखिए, समतल दर्पण का पहचानने का सीधा सा है कि उसका परावर्तक सतह, इसमें क्योंकि जब भी होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन ही होगा, यानी परावर्तन ही होगा। तो जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा करके लौटेगा उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। तो परावर्तक सतह में देखिए, तो समतल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। और उसी जगह अवतल दर्पण की जब बात करते हैं, जिसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। इस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर देखा हुआ देखते होंगे आप लोग कि अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, अवतल दर्पण बोलें, अभिसारी दर्पण बोलें, या इंग्लिश में उसको कॉनकेव मिरर बोला जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये देख रहे हैं जिधर से जो ये कोटिंग किया हुआ है, हम जो लाइनिंग जैसे डिजाइनिंग किए हुए हैं, वो कोई डिजाइन नहीं है, वो फैशन नहीं है, वो क्या है, वो एक कोटिंग किया हुआ है, यानी पीछे से एक चमकदार पेंट किया हुआ है, जो कि सिल्वर पेंट जो उसको बोला जाता है। तो सिल्वर पेंट किया जाता है पीछे से, जिसके कारण उस पर जब लाइट पड़ता है तो वो सभी लाइट को क्या करता है, सभी किरणों को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम समझते हैं कि जब अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धसी हुई हो, क्या हो, धसी हुई हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उभड़ी हुई होती हो, उसे ही उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो देखिए, आगे इस दोनों को जो डिवाइड किया गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि गोलीय दर्पण का प्रकार है। अब हम अवतल दर्पण के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और इसमें कैसे इमेजेज बनता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में हमको P, F और C यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे P, F और C। तो यहाँ P क्या है, P जो होता है पोल, जिसको ध्रुव कहा जाता है। तो पोल वही होता है। अब जैसे देखिए, ये तो किसी गोलीय दर्पण का एक क्या है, कटा हुआ भाग है। तो इसका बीच वाला जिधर इतना ऊपर होगा और नीचे उतना ही होगा, तो बीच में जो सेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुव से एक लाइन खींचा जाता है जो कि उसके सेंटर की ओर होता है। तो ये गोलीय दर्पण का जो सेंटर है, जिसको हम C कहते हैं, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिससे R से डिनोट किया जाता है, लेकिन हम इसमें डिनोट नहीं किए हैं, हम इसको समझते हैं। और ये अब ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। फोकस वही पॉइंट होता है जब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। ये देख रहे हैं CP,
CFP ये मुख्य अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये देख रहे हैं आप यहाँ से जो एक पैरेलल लाइन खींचा गया है, ये जो दर्पण पर आएगा तो दर्पण तो आगे जाने के लिए नहीं देगा, फिर वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो किधर से लौटेगा, तो हमें पता है जब कोई भी दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। किधर से, फोकस से होकर गुजर, सिर्फ इसका रिवर्स होगा। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगा तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ऊपर वाले किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, रिवर्स होने के बाद यानी परावर्तन के बाद क्या हो गया है, फोकस से होकर गुजरा है। लेकिन नीचे वाला भी किरण भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा है। लेकिन यहाँ देखिए एक किरण को हम सी से होकर गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सी यानी वक्रता केंद्र से होकर। जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ता है तो उस किरण का क्या होता है, वो किरण दर्पण पे लंबवत पड़ता है, 90 डिग्री के साथ पड़ता है। जब कोई भी किरण दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो वह अपने पथ से बिना डाइवर्ट हुए सीधे उसी पथ पे रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ देख रहे होंगे सी से जो भी किरण आ रहा है वो दर्पण से यानी पी पे जा रहा है और वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि ये लंबवत पड़ रहा है, वो डायरेक्ट उसी पथ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका इमेज कहाँ बना। तो दर्पण में हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं तो क्या देखते हैं, हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं उसमें, समझ गए। तो वही है, फोटो जब बना तो ये कहाँ बना, किस पॉइंट पे बना, वो इमेज जो बना कहाँ पे बना। तो देखिए जब वस्तु की स्थिति इसमें कहाँ है, अनंत पे, देख रहे होंगे यहाँ पर इन्फिनाइट का चिन्ह दिए हुए हैं। ये वस्तु है अनंत पे। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब पॉइंट साइज का बनेगा। कितना, पॉइंट साइज का बनेगा, और वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये फर्स्ट केस है, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये बात क्लियर होगा। चलिए हम फर्स्ट केस में वहाँ पे चलते हैं। अब क्या देखते हैं, देखते हैं उसमें साइड में देख रहे होंगे वस्तु का स्थिति क्या लिखा हुआ। वस्तु की स्थिति जब अनंत एवं सी के, सी मतलब क्या, वक्रता केंद्र। जब वस्तु की स्थिति अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, इधर अनंत है, सी और अनंत के बीच रखा गया। एक जब किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण जो कि हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारे, जब ये दर्पण पे पड़ता है तो वो सीधे अपने ही पथ पे रिटर्न हो जाता है। तो दो किरण जब एक जगह मिलता है तो वही जगह क्या कहलाता है, वही पॉइंट कहलाता है उसका इमेज पॉइंट, जहाँ की उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे डाउन यानी निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का अब प्रकृति क्या होगा, इस चीज़ के बारे में हम नहीं लिखे हैं लेकिन इसको समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। वस्तु जो है वास्तविक है, मतलब वस्तु जो रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक तो बनता ही है लेकिन क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण जो वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा इसीलिए क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी एवं एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देख रहे हैं जब अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, यानी इमेज जब इधर जाएगा, इमेज दर्पण की ओर, वस्तु जब दर्पण की ओर जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर भागेगा। ये कंडीशन को समझते जाइए। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, जब वस्तु सी से आप क्या किए हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, इसमें क्या आ गया है, वक्रता केंद्र पे आ गया। ये वस्तु कहाँ पे आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब इसका इमेज कहाँ बनता है वो समझते हैं। देखिए अभी जो भी चर्चा कर रहे हैं हम सिर्फ अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो भी है वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केवल अवतल दर्पण के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए
जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अब जैसे देखिए सी, ओ और सी क्या है? वस्तु है, लेकिन सी और ओ डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी और ओ डैश यहाँ पर प्रतिबिंब हो जाएगा। सी ओ डैश यहाँ पर प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अब देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। कैसे बना? तो जब समांतर होगा तो फोकस होकर गुजरेगा, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर गया, अपने पथ पे लौट गया। क्या हो जाएगा? अपने पथ पे लौट जाएगा। अब जो भी किरण क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगा, वो क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ से एक जब समांतर था तो फोकस से होकर गुजरा, जब फोकस से होकर जा रहा था तो वो वस्तु क्या हो गया? वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया? ये दोनों किरण कहाँ पे कट रहा है? वो डैश पॉइंट पे कट रहा है। इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। आकार जो होगा बराबर होगा, वस्तु के समान साइज का आकार बनेगा। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु के समान साइज का आकार प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा केस कह रहा है जब वस्तु की स्थिति को, इसमें एक केस और बनेगा जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे। इसके बीच हम नहीं लिखे हैं, लेकिन समझ लीजिए आप लोग कि जब वस्तु को फोकस पे देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पे, जो कि इस केस में हम आप लोग को समझा चुके हैं। तो अब देखिए तीसरा केस इसमें क्या कह रहा है? जब वस्तु को P एवं F के बीच रखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? P यानी कि पोल यानी ध्रुव। जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है, एक ही कंडीशन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के आभासी यानी इमेजिनरी बनने का कंडीशन। जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। जब कोई भी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है तो वो क्या होता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होता है। इस दर्पण में, अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, और वस्तु से बड़ा साइज का बनेगा। वस्तु से बड़ा साइज का बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आकार जो होगा वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण में किस कंडीशन में इमेज कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति क्या होता है, आकार क्या होता है। ये सभी चीज़ से आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आप लोग चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जिसको उतारना उतार सकते हैं। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इससे पहले देख लिए होंगे और उतार भी लिए होंगे आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अवतल दर्पण के बारे में इससे पहले हम चर्चा किए थे। अब देखिए यहाँ जो है उत्तल दर्पण, इसमें कैसा इमेज बनता है। इसमें ज़्यादा केस नहीं है, 2 केस में ही है, बन जाएगा सारा, देख लेंगे हम लोग। तो देखिए इस दर्पण को जो है, उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। ये दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। देखिए यहाँ से जो है समांतर किरण जा रहा है, लेकिन दर्पण पर जैसे ही पड़ता है वो परावर्तित होता है, और जैसे देखिए ये क्या हो रहा है? फैलते जा रहा है, फैल जा रहा है। तो उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश की किरण को अपसरित करना यानी फैलाना। हम लोग देखते होंगे उत्तल दर्पण जहाँ भी लगा हुआ रहता है तो क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में ये जो है वस्तु की स्थिति को ये कहाँ रखा गया है? अनंत पे रखा गया है। जब वस्तु इन्फिनाइट पे होगा तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इमेज जो होगा वो कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। ये देखिए हम यहाँ से 3-4 किरण यहाँ से दर्पण पे आपतित करवा रहे हैं। फर्स्ट किरण जो है इस पर पड़ा और दर्पण से परावर्तन के बाद फैल गया। सभी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। सेकेंड किरण आया, वो इस तरह से गुजर गया। लेकिन देखिए ये किरण कहीं मिल सकता है? ये किरण इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है,
तो ये किरण आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसका मतलब इमेज तो वास्तव में नहीं बनेगा। नहीं मिलने का मतलब क्या, इमेज जो है वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पर इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो है हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ मिलाए हैं, इसका मतलब है ये रियल में नहीं मिल रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, ये इमेजिनरी लाइन के द्वारा जो रहा है। इसीलिए इस दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो क्या बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे होगा। अब देखिए वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे। यहाँ देखते हैं जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर ले जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण से नज़दीक लाएंगे उसका इमेज क्या होता जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर खिसकते जाएगा। क्या होगा, खिसकते जाएगा किधर, ध्रुव की ओर। जैसे पोल पर ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, पोल पे ही, ध्रुव पे ही बन जाएगा। ये उत्तल और अवतल दोनों में था। जब पोल पर रखेंगे वस्तु को तो उसका इमेज भी पोल पे ही बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। अब देखिए इसमें जब वस्तु को हम कहाँ रख दिए हैं, यानी कि दर्पण से, यानी ये अनंत से और फोकस के परे, यानी फोकस से पीछे और अनंत से बाद, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच समझ लीजिए। जब वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो क्या बनता है, ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। कैसे बनता है, तो देखिए जब वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ता है, अब जैसे मुख्य अक्ष के समांतर है, ये हमेशा समझना है कि P से जो लाइन जाता है और C को मिलाने वाली लाइन जो होता है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो ये किरण जो है गुजर रहा है दर्पण के पर, जो पड़ रहा है ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो आ रहा है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। रियल में तो नहीं गुजरेगा लेकिन ये इमेजिनरी लाइन से जुड़ेगा। और दूसरा किरण जो है जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वो तो पता है हम, जो भी किरण, जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वो किरण अपनी पथ से बिना विचलित हुए सीधे अपने पथ पर क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो देखिए वस्तु में इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, P और F के बीच। प्रतिबिंब P एवं F के बीच बनेगा। प्रकृति जो होगा आभासी एवं सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण में हमको पता है कि हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी एवं सीधा ही बनता है। आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। देखिए वस्तु का साइज ये है, प्रतिबिंब का साइज ये, तो आकार जो होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु से छोटा होगा। हम इससे अगले बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम समतल दर्पण के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे उत्तल दर्पण के बारे में। अब जो हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं और उसका क्या क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो देखिए इसको प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, जिसका प्रयोग हम मेनली, ये दर्पण सभी के घर में होगा, ऐसा तो नहीं होगा कोई किसी के घर में नहीं होगा। यानी चेहरा देखने के लिए तो हर कोई देखता है। आज देख रहे हैं हम लोग दर्पण कौन देखता है, कैमरा फ़ोन है, सेल्फी लेकर के भी देख लेते हैं कि इमेज, चेहरा कैसा दिखता है, समझ गया ना। तो जिस समय में ये ज़माना नहीं था, ये फ़ोन नहीं था, उस समय हम लोग को चेहरा देखने के लिए जो है समतल दर्पण रखना ज़रूरी हो जाता था। लेकिन आज भी है, ऐसा नहीं है हर किसी के घर में फ़ोन हो, हर कोई हमेशा उसका यूज करता हो फ़ोन से ही, ऐसा नहीं होता है। तो सभी के घर में जो है समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है चेहरा देखने के लिए भी किया जाता है। अब समतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु कितना दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, इस बात को समझते हैं। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु को यहाँ से देखिए d दूरी पर रखा गया, वो दर्पण के पॉइंट है सीधा, और यहाँ से d डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा है, d दूरी पर ये आदमी खड़ा है, तो देख रहे हैं कि इस आदमी का प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बन रहा है, d दूरी पर ही बन रहा है, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा।
डी दूरी पे ही बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु दर्पण से रखा रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप दर्पण के सामने यदि आप भी वेग से आप यदि दौड़ते हुए जाते हैं तो आपको जो वो इमेज जो दिखाई देगा वो 2v वेग से दिखाई देगा दौड़ते हुए। काहे कि आप तो भी वेग से जा रहे हैं लेकिन उधर से इमेज भी वेग से आ रहा है, तो आपको पूरा टोटली जो है आपको किस वेग से दिखाई देगा, वो 2v वेग से आप अपने प्रतिबिंब को दौड़ते हुए दिखाई देगा, अनुभव होगा। तो उसके बाद देखते हैं, देखिए ये हम एक रोज है यानी गुलाब है जिसको दो समतल दर्पण के बीच रखें। अब समतल दर्पण जो है कंडीशन है कि ये किसको कैसे रखा गया है, तो समतल दर्पण दोनों समांतर रखा गया। ये दो समतल दर्पण है जिसको एक दूसरे के समांतर रख देंगे। जब समतल दर्पण दो समांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कितना बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है, इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनता है। आप कभी देखिएगा यदि हम लोग सैलून में जाते हैं, आगे पीछे यदि दोनों साइड यदि कैमरा रहता है, ये यदि दर्पण रहता है तो देख रहे होंगे कि आपका इमेज जो है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टिल्ड रहता है, वहाँ समतल दर्पण जो है वो समांतर नहीं रखा हुआ रहता है। वो थोड़ा सा सैलून वाला जो है क्या करता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाता है जिससे कि आदमी को देखने में कोई परेशानी ना हो, समझ गया। खड़ा होकर नहीं, क्योंकि बैठते हैं तो उसका पोजीशन जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इसीलिए उसको टेढ़ा करके देते हैं। उसमें भी देखते हैं तो हम लोग 10 से 20 प्रतिबिंब वहाँ पर दिखाई दे देता है, लेकिन जब वो उसको पूरा हम लोग समतल दर्पण को समांतर कर देंगे तो वहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब एक कंडीशन और होता है कि जब कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना पूरा चेहरा देखना चाहे समतल दर्पण में, तो उस दर्पण का आकार कितना होना चाहिए। हम लोग घर में रखते हैं, छोटे आकार का दर्पण रखते हैं, छोटे आकार का दर्पण रखते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाते हैं, देखिए ये एक समतल दर्पण है जो कि चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या हम इस दर्पण में अपना पूरा बॉडी का इमेज देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये रूल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपने आकार से अपने हाइट का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति को अपने हाइट के आधा हाइट का दर्पण लगाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति जो है किसी वस्तु का या अपने हाइट के यानी पूरे शरीर का प्रतिबिंब क्या करेगा, देख सकेगा। तो किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब का साइज जो है व्यक्ति के साइज का आधा रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, आधा रखना पड़ेगा। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को या ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। यदि कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है, आप वीडियो को बार बार बैक करके 2-3 बार बैक करके आप देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें फिर भी होता है तो इसमें भी कोई यदि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको पूरा हेल्पफुल साबित होगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बोलेंगे कि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको इसी तरह से मेन टॉपिक जो है जहाँ से हमको क्वेश्चन डायरेक्टली लेकर के कंपटीशन से लेकर के आपको 10th बेसिस पर भी 10th क्लास में भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है, ये सभी क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है, समझ गए। तो आप लोग इसको यदि अच्छा लगा होगा ये लेक्चर तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप लोगों को दिक्कत होगा तब जब हम कोई वीडियो डालेंगे और आप उसको नहीं देख पाइएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। जब बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा तो वहाँ से सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, ओके।